नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के विपक्ष की ईरान को लेकर विदेश नीति को कटघरे में खड़ा करने की। पिछले कुछ दिनों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए और जैसे ही इजराइल से वो वापस लौटे अगले ही दिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो एक तरीके से इस देश में एक नैरेटिव बनाया गया कि किसी भी तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। अब जिन लोगों को यह लगता है कि ईरान के साथ प्रेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त विपक्ष की एक स्थिति यह है कि किसी भी तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए ताकि राहुल गांधी के हाथों में सत्ता मिले। और उस सत्ता के लिए दरबारी मीडिया के जो लोग हैं, मैं उनकी भी बात कर सकता हूं, और दूसरा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का हाल है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा एक ट्वीट किया और ट्वीट में यह लिखा कि भारत का झंडा लगा हुआ जहाज अमेरिका को भेजा जा रहा है। वो अमेरिका जा रहा है, कहां से जा रहा है वो आपको पता ही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। और फिर उसके बाद में उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। तो एक तरीके से जब से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा है, तो एक स्थिति की हम बात कर सकते हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसका बिल सभी देशों को फाड़ना पड़ता है। और ऐसे में खाड़ी देशों में अगर इस तरीके की तनाव की स्थिति बन जाए तो पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति ठप होने का पूरा आसार है। क्योंकि अभी भी जब हम इसको युद्ध को देखते हैं और ये युद्ध लंबा चल जाता है, क्योंकि वैसे भारत के पास क्रूड ऑयल कच्चे तेल का जो रिजर्व है वो 70 दिन का है, लेकिन फिर भी अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर भारत पर भी दिखाई देगा। और ये जो है वो इसमें कतई जो है वो ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, इसका असर होगा ही होगा। पूरी दुनिया में इस जो है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपदा में अवसर को तलाशना, या फिर हम कहें कि ऐसी स्थिति में सत्ता में आने के लिए अपने आप को देखना। क्योंकि कल आपने देखा कि पहली बार सोनिया गांधी खुश नजर आई, और खुश इसलिए नजर आई क्योंकि ईरान इजराइल के युद्ध से नरेंद्र मोदी की साख के ऊपर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने जो डेंट पहुंचाने का काम किया, उससे सोनिया गांधी को यह लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी इस बार गिर गए हैं। लेकिन एज यूजुअल विदेश नीति की जब हम बात करते हैं तो विदेश नीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। देश हित को देखते हुए फैसले बदलने पड़ते हैं। तो इस वक्त स्थिति क्या है? खामनेई की मौत हुई। खामनेई की मौत होने के बाद में विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहा था कि वो खामनेई की मौत को लेकर शोक जताए। केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद में शिया मुसलमानों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। अब यहां पर आप स्थिति को देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ 25 से ज्यादा जो है वो लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी गई, उनकी पैंट उतरवाई गई, उनसे धर्म पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, तो एक भी विपक्षी दल सड़क के ऊपर नहीं उतरा। ना जो है वो कोई शिया मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतरा, ना कोई जम्मू कश्मीर से सड़कों पर उतरा, क्योंकि उनको इसका दुख नहीं था। लेकिन यहां पर सबको दुख नजर आ रहा था। तो जब सबको दुख नजर आता था तो आप ईरान की फुटबॉल टीम की स्थिति देखिए, जिसको ऑस्ट्रेलिया को लगभग 5 या 6 खिलाड़ियों को शरण देनी पड़ी है। वो ईरान वापस नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन्होंने ईरान का राष्ट्रगान नहीं गाया। तो जहां ईरान के लोग खुश नजर आते हैं, वहां हमारे देश में लखनऊ में खामनेई जो है वो पैदा होने की बात कर रहे हैं। तो स्थिति आप समझिए किस तरीके की और किस तरीके की जो है वो सोच है। अब विपक्ष को यह लग रहा था कि शायद केंद्र सरकार को इसके सहारे गैस की किल्लत होगी, तो पैनिक बटन को दबाने का भरपूर प्रयास किया और अचानक से इस देश में गैस की बुकिंग लगभग डबल हो गई। और दूसरी तरफ गैस की जो आपूर्ति थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होनी थी, तो वहां पर जहाज अटके हुए थे। तो एक तरीके से विपक्ष को जिस मौके की तलाश थी वो तलाश पूरी हुई इस मौके से, इस मुद्दे के साथ।
तो इसमें कल मैं देख रहा था पंकज शर्मा, आप जानते ही हो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी ना हो तो पंकज शर्मा उस काम को बखूबी संभालते हैं। अब स्थिति देखिए, मीडिया की स्थिति की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले का मीडिया और 2014 के बाद का मीडिया। तो 2014 से पहले मीडिया में क्या होता था, 2014 से पहले पत्रकार लोग प्रधानमंत्री के साथ विदेशों की यात्रा करते थे सरकारी पैसे के ऊपर, वो होटलों में रुकते थे सरकारी पैसे के ऊपर। इसके अलावा अपने दफ्तरों से कौन कौन सा विभाग या कौन सा मंत्री बनेगा यह तक तय कर देते थे। इस तरीके की पत्रकारिता। तो 2014 के बाद अचानक से सिस्टम बदला और उस सिस्टम में यह हुआ कि अब अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल से आपको सूत्रों के हवाले से एक भी खबर पता नहीं चलेगी। तो यह स्थिति हो गई उन पत्रकारों की। तो वो पत्रकार लगातार जहर उगलने का काम कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक का। अब तर्क जब हम उनके बौद्धिक स्तर को देखते हैं तो तर्क यह दिया जाता है कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और एकदम से जो है वो सरकार और देश के खिलाफ हो जाना, इन दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो 1947 से पहले जिस तरीके से पत्रकार वर्ग को, न्यूज़पेपर एजेंसियों को बैन कर दिया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ लिखती थी। लेकिन सत्ता किसकी थी? अंग्रेजों की, विदेशों की सरकार थी। उसको उखाड़ फेंकने की बात होती थी, लोगों को जगाने का काम होता था। लेकिन 1947 के बाद तो सत्ता जो है वो यहां डेमोक्रेसी की है, लोकतंत्र की है, लोग सरकार चुनते हैं, तो अंग्रेजों की सरकार तो है नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर समय जो है वो सत्ता का विरोध किया जाए। अब इसमें जब हम पत्रकारों की बात करते हैं तो पत्रकारों को यह लगता है कि सत्ता के खिलाफ लिखने की वजह से, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने से उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कई बार जो है वो देश हित के मुद्दों में भी वो राष्ट्र विरोधी बन जाते हैं, और यही जो है वो इस मीडिया का इस वक्त हाल हो रहा है। अब ये लगातार जो है वो भारत की विदेश नीति की चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति कैसी है, पहले हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत इजराइल का दोस्त है, इजराइल गए नरेंद्र मोदी, उसके बाद वापस लौटे, और लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर नरेंद्र सरेंडर का लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। तो अमेरिका और इजराइल दोनों साथ है। अब ऐसी स्थिति में जब युद्ध चला, स्थिति बदली, खामनेई के जो है वो प्रति शोक नहीं जताया, तो भारत की विदेश नीति फेल हो गई। भारत में एक तरीके से इस मीडिया वर्ग में, विपक्ष में हाहाकार मच गया, जैसे एक तरीके से त्रासदी का संकट आ जाए। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हैं, ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, और उसके बाद अचानक से इस स्थिति में भी भारत के 2 जहाज, एक नंदा देवी आपको पता है आज पहुंच गया, इससे पहले शिवालिक जो है वो गैस लेकर पहुंच गया, और लगभग 92,000 मीट्रिक टन जो है वो गैस लेकर पहुंचे हैं। और अगर सिलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 65 लाख से ज्यादा गैस के सिलेंडर हम ये कह सकते हैं। और एक और जहाज जिसका जग लाड़की जो है वो नाम है, जो लगभग 40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चा तेल लेकर आ रहा है, वो भी होर्मुज पार कर गया है। तो अगर ईरान और भारत के रिश्ते खराब हो गए इजराइल और अमेरिका की वजह से, तो फिर जहां से अमेरिका के जहाज नहीं गुजर पा रहे, दूसरे देशों के जहाज नहीं गुजर पा रहे, वहां से भारत के जहाजों को ईरान क्यों आने दे रहा है? और जैसे ही वो आने दे रहा है तो पहले एक माहौल बनाया गया कि अमेरिका को भेजे जाएंगे, लेकिन जब मुंद्रा पोर्ट पर वो पहुंचे तो डिलीट करके पवन खेड़ा तो भाग लिए। अब आप सोचकर देखिए कि भारत की विदेश नीति कैसी है, जहां ये लोग कहते हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव को भी आपने देखा होगा, इस वक्त वो एनएसयूआई के लोगों के साथ मिलकर भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसको लेकर विरोध में लगे हुए हैं। अब आप योगेंद्र यादव का भी बौद्धिक स्तर देखिए कि आखिर उस डील में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि वो डील साइन ही नहीं हुई है। उस डील पर चर्चा जो है वो इस युद्ध की वजह से अटकी हुई है। तो जब हस्ताक्षर ही नहीं हुए, फाइनलाइज ही नहीं हुई, तो फिर उस डील में कमियां क्या थी?
लेकिन इस देश में अलग अलग जगह पर जाकर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जहां पर अमेरिका जो है वो ये नहीं कह सकता कि हॉर्मुज की खाड़ी में इन जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत को आगे आना चाहिए। वो नाम ले रहा है जर्मनी का, वो नाम ले रहा है जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, ग्रीस का, लेकिन वो अभी भी भारत का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि भारत की विदेश नीति किस तरीके की है और भारत जो है वो किस तरीके से गुपचुप तरीके से अपना काम कर रहा है। क्योंकि खबर तो यह भी है कि सरकार ने तो इसके ऊपर भी चुप्पी साधी हुई थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज आ रहे हैं वो चुपचाप जो है वो देश की सीमा में आ जाएं, इसको लेकर किसी भी तरीके का बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये खबर लीक हुई, पब्लिक डोमेन में आई वहां से, और उसके बाद में पूरी दुनिया को यह मैसेज गया कि भारत जो है वो इजराइल के साथ भी खड़ा है, तो अपने हितों के लिए भारत ईरान के साथ में भी खड़ा है। लेकिन समस्या यह है कि इस देश के ही कुछ लोग, विपक्षी पार्टियों का काम है क्योंकि उन्होंने सत्ता में आना है, वो मौके की तलाश में रहती है, लेकिन फिर भी एक बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको अर्बन नक्सल कह सकते हैं, उस अर्बन नक्सल का जो बौद्धिक स्तर है वो इतना गिर गया कि उनको यही नहीं पता कि राष्ट्रहित जो है वो कहां है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की बयानबाजी करना, अपने ही बयानों से घिर जाना, फिर अपने ट्वीट डिलीट करके भाग जाना, बस यही इनका जो है वो बौद्धिक स्तर रह गया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।